अ, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो थॉमस यंग जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट कहते हैं या क्वांटम डबल स्लिट सॉरी जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो इसने एक जो सोच चलती आ रही थी कि लाइट पार्टिकल से बनी है उसको इसने एक स्टॉप दिया, एक हार्ट दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट ने किस तरह से क्वांटम क्रेजीनेस को जन्म दिया इसको हम देखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। तो इसमें ये था जो कि इसका बना हुआ डायग्राम होता है। यहाँ पे एक लाइट सोर्स, इसमें साइंटिस्ट ने काफी सारी बातें ऑब्जर्व की। तो सबसे पहले हम इंटरफेरेंस पैटर्न को बना के देखते हैं कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो किस तरह से बनता है। तो अब हम बढ़ते हैं असली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि एक कांच की स्लाइड है मेरे हाथ में। तो उसमें तरह तरह की स्लिट्स बनी हुई हैं और इसमें से एक डबल स्लिट भी है। तो मैं यहाँ पे एक लेज़र की हेल्प से डबल स्लिट पैटर्न बनाने की कोशिश करूँगा। तो अप्रोक्सीमेटली डबल स्लिट पैटर्न बन सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ, आप देखिए। देख सकते हैं स्क्रीन पर एक डेमोस्ट्रेट पैटर्न जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका डिफ्लेक्शन का भी है। उसका रीज़न है कि जो स्लिट का साइज है वो काफ़ी छोटा नहीं हो पाएगा, इसलिए डिफ्लेक्शन पैटर्न भी डोमिनेट कर रहा है। नेगेटिवली डेमोस्ट्रेट पैटर्न को आप देख सकते हैं। आप ये आप देख सकते हैं डेमोस्ट्रेट पैटर्न को। एक अप्रोक्सीमेट डबल स्लिट पैटर्न और पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें कोशिश की बनाने में तो आपने देखा कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो किस तरह से बना है, यानी कि बीच में कुछ कलर्ड पार्ट था, सॉरी बीच में ब्राइट पार्ट था, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से। तो बुक में जो बना रहता है वो काफी आइडियल होता है। तो इतना आइडियल तो हम नहीं बना सकते, ना ही इतना आइडियल बनता है, लेकिन जैसा बना था वो फिर भी काफी हद तक ओके था। ओके, लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं थी, यहाँ तो क्वांटम की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें। कुछ ऐसा हुआ जिसने क्वांटम फिजिक्स की जरूरत को हमें महसूस कराया। वो क्या था? अब हमने देखा कि हमने कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस किए। यहाँ पे हमने एक सोर्स रखा, यहाँ पे हमने इस तरह का सोर्स रखा, हमने भेजे फोटोन से, ठीक है, लेकिन हमने इस तरह का सोर्स रखा कि सिंगल सिंगल फोटोन जा रहे हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल फोटोन एक बार में जा रहे हैं। तो ठीक बात है, सिंगल सिंगल फोटोन जा रहे हैं तो एक एक फोटोन जाएगा, एक एक फोटोन जाएगा। लेकिन हमने साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा कि यहाँ पे कोई भी उसे ऑब्जर्व ना कर रहा हो, उसे कोई देख ना रहा हो। तो सिंगल सिंगल फोटोन भेजे गए और काफी देर बाद फिर थोड़े समय बाद जब हमने देखा तो यहाँ पे काफी सारे डॉट्स थे, काफी सारे डॉट्स यहाँ पे बिखरे हुए थे। हमने सोचा कि कुछ नहीं हुआ होगा, जैसे जो फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स क्योंकि हमने लाइट नहीं भेजी थी, हमने सिंगल सिंगल फोटोन्स भेजे थे। तो हमने सोचा कि ये जो दो स्लिट्स हैं इसी के सामने फोटोन जाएंगे और यहाँ पे ब्राइट बैंड बनाएंगे इधर, ये हमने सोचा। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को काफी देर तक परफॉर्म होने दिया गया, एक्सपोजर काफी देर तक रखा गया इसका, तो एक चौंकाने वाली बात नोटिस की गई। ये नोटिस किया गया कि ये जो फोटोन, सिंगल सिंगल फोटोन भी जा रहे थे यहाँ से, वो भी उन्होंने भी यहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना लिया था, यानी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरह से उन्होंने भी एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना लिया था। तो ये काफी अजीब बात थी। सोचिए, एक सिंगल फोटोन यहाँ तक पहुंचा, अब सिंगल फोटोन जब इधर तक पहुंच गया, इसके बाद इसे कैसे पता कि
इन दोनों स्लिट से एक साथ पास होना है या किस स्लिट से पास होना है। क्योंकि देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न कब बनता है, जब जो दो वेव्स हैं वो मिलती हैं, ठीक है ना, या तो कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली, ठीक है ना। तो जो हायर इंटेंसिटी की रीजन होते हैं वहां वेव कंस्ट्रक्टिवली मिलती है, और जहाँ डार्क होता है वहां डिस्ट्रक्टिवली मिलती है, यानी कि आउट ऑफ फेज मिलती है। तो हमने तो भाई फोटोन भेजा था, हमने तो वेव भेजी नहीं थी। तो फोटोन स्लिट के पास में जाकर वेव में कन्वर्ट हो गया और दोनों स्लिट से एक साथ पास हुआ, फिर खुद से इसने इंटरफेरेंस किया और फिर उस पर जाकर पैटर्न बनाया। तो हमने इस तरह से रखा कि एक पहुंच जाए फिर दूसरा पहुंचे, धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि एक साथ शूट कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। तो यानी कि जो फोटोन था जो कि पार्टिकल नेचर का था, उसने स्लिट के पास पहुंचकर वेव नेचर अचानक से शो किया, फिर पार्टिकल नेचर शो किया। तो ये काफी अजीब था कि जो फोटोन है वो उसे पता कैसे चला कि दोनों स्लिट से एक साथ पास होना है, और दो स्लिट है वहां पे और दोनों स्लिट से फिर इंटरफेयर कर रहा है। तो ये काफी अजीब बात लगी उन्हें। फिर भी साइंटिस्ट ने इस बात को डाइजेस्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि जो पार्टिकल है, जो फोटोन है, वो एक ड्यूअल प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि वो लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। अभी हम जानेंगे इसके बारे में, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में हम जानेंगे। तो उन्होंने ये किया कि ठीक है भाई, फोटोन ही तो है, तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, कभी लाइट की तरह वेव की तरह बिहेव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा होगा। लेकिन अब एक और चौंकाने वाली बात हुई, उन्होंने यहाँ पे एक ऑब्जर्वर रखा। ऑब्जर्वर माने या तो एक कैमरा, यानी डबल स्लिट के पास उन्होंने या तो कैमरा लगा दिया या कोई पर्सन खड़ा कर दिया, यानी या तो एक डिटेक्टर लगा दिया इधर या कैमरा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि एक फिर सिंगल फोटोन फायर करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब काफी चौंकाने वाली बात हुई, इंटरफेरेंस पैटर्न इसे घंटों तक एक्सपोज करने के बाद भी नहीं बना, केवल यहाँ पे दो बैंड्स दिखाई दिए। तो ये काफी चौंकाने वाली बात हुई। फोटोन को कैसे पता लगा कि ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और उसे उस फोटोन को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, और जब उसे ऑब्जर्व कर रहा है तो वो पार्टिकल ही रहा, वो वेव नहीं बना, ठीक है ना। तो पहले तो ये था कि जब ऑब्जर्वर नहीं था तो पार्टिकल फोटोन यहाँ पहुंचा, फिर वेव में कन्वर्ट हुआ। अब फोटोन को पता कैसे लगा कि वो कोई ऑब्जर्वर, कोई या कोई डिटेक्टर से ऑब्जर्व कर रहा है, उसके पाथ को पहचान रहा है, तो वो वेव क्यों नहीं बना। तो ये काफी एक अजीब बात थी कि फोटोन को पता लग गया कोई इसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसने इंटरफेरेंस पैटर्न शो नहीं किया, यानी कि उसने उस समय पार्टिकल प्रॉपर्टी शो की। तो इसको हम सबसे पहले करके देखते हैं। ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में, इसे हम करके देखते हैं। तो इसके हमने सेल्फ डिजाइन किया है, इतना कॉस्टली तो नहीं हमारा, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से ये किया गया था। तो सबसे पहले हम इसे स्टोन से करेंगे, फिर मार्बल, फिर स्टील बॉल से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डबल स्लिट का एक एनालॉगस एक्सपेरिमेंट डिजाइन है। यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन रख रखी है मैंने, यहाँ मेरे पास कुछ स्टोन्स हैं, ये पत्थर के कुछ टुकड़े हैं। इसको मैं एक एक करके इन डबल स्लिट से फायर करूँगा, और जो स्टोन वहाँ जहाँ पे हिट होगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी बलजीत हैं, ये हेल्प करेंगे मेरे इस काम में। तो अब मैं धीरे धीरे एक एक करके इस पर एक एक सिंगल स्टोन फायर करूँगा। हम मानते हैं कि ये जो स्टोन है ये यहाँ पे एक फोटोन की तरह काम करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, तो देखते हैं कि पैटर्न किस तरह का बनता है, ठीक है। तो हमने किसी भी तरह का पहले से कुछ कर नहीं रखा, तो हम देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो हम ये करीब 30 स्टोन से फायर करेंगे। तो 5 हो गए।
आप देख सकते हैं कि ये जो एक क्लासिकल सिचुएशन है, इसमें ये जो स्लिट्स हैं इससे भी टकरा के कुछ पार्टिकल्स वापस आ जा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप। तो ये जो ऐसा यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है, ये आप मानिए कि फोटोन का सोर्स है, और एक एक करके इसमें फोटोन यहाँ से इससे स्लिट्स से जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, तो ये हम काफ़ी स्टोन्स पे फायर कर चुके हैं। अब 2-3 बार और इसे हम करेंगे, फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस तरह का पैटर्न हमें स्क्रीन पर मिला है। तो अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किस तरह का पैटर्न हमें स्क्रीन पर मिला है। तो फिलहाल हम ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ये इस तरह का हमें पैटर्न स्क्रीन पर मिला, आप देख सकते हैं। बलजीत ने यहाँ पर डॉट डॉट लगाए थे जहाँ पर स्टोन हिट हुआ था स्क्रीन पर। अब देखिए ये मेरे स्लिट हैं 2, और इस स्लिट के सामने की जो स्क्रीन है आप देख सकते हैं। इस आप एक बार स्लिट का साइज़ देखिए, ठीक है, और एक बार जो पैटर्न स्क्रीन पर फॉर्म हुआ है इसका आप साइज़ देखिए, तो आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर जो हमें पैटर्न मिला है वो काफ़ी चौड़ा है एज़ कम्पेयर टू स्लिट्स, ठीक है। और ये एक इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं कह सकते हम। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक आप देख सकते हैं एक काफ़ी चौड़ा बैंड है, और वो जो बैंड बना है वो काफ़ी नैरो है। दूसरी बात कि ये लगभग यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का बैंड है, ठीक है। और साइड में फिर धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी घटती जा रही है। देखिए इधर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है इसकी, फिर घटती जा रही है, फिर थोड़ी सी बढ़ गई, फिर काफ़ी कम हो गई, इस तरह से। तो ये क्लासिकल पार्टिकल्स को जब हम डबल स्लिट पर थ्रो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर, तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अब इस तरह के इतना डेविएशन क्यों हुआ, ये सोचने की बात है कि हो सकता है कि जो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं इनकी कोई एक सिंगल स्पेसिफाइड पोजीशन नहीं थी। ये जो आप पोजीशन देख सकते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये इनकी प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशंस थी सारी, कि ये पार्टिकल यहाँ पे भी लैंड हो सकता था, यहाँ पे भी। तो इस तरह का, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो अभी हमने जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था पत्थर का यूज़ करके, उसको हम कुछ स्टील बॉल्स का यूज़ करके करेंगे। स्टील बॉल्स को मानेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मेरे सहयोगी बलजीत मेरे साथ बैठे हुए हैं इधर, और ये कैंडल आप ये मानिए कि ये एक सोर्स है, हीटेड फिलामेंट है, यहाँ से एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और ये देखिए ये डबल स्लिट हमने बना रखी है। एक हमने उसका एक एनालॉग तैयार कर रखा है उस एक्सपेरिमेंट का, तो उसे हम करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन पास होगा उसको उसकी एक मैं सिखाऊंगा कि उसका पाथ ही हल्का सा डिनोट कर दें, और स्क्रीन पर जहाँ भी हिट करें वहाँ पर भी डिनोट कर दें। तो करीबन हम 10 से 20 इलेक्ट्रॉन फायर करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। सो लेट्स डू दैट।
तो ये रिकॉइल होके वापस आ गया, ये भी। पॉइंट लगा था स्क्रीन पर, कहाँ पे तो पेज नहीं हिलना चाहिए। तो ये बहुत एक इससे 2-3 चीज़ें इस एक्सपेरिमेंट से आपकी इम्प्रूव होंगी। एक तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी आंखों और हाथों का जो समन्वय है वो इससे इम्प्रूव होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम घर पर कर सकते हैं। ये स्टील की बॉल्स बहुत इजीली मिल जाती हैं, 20-30 रुपए की स्टील की बॉल्स आपको किसी साइकिल शॉप पर मिल जाती है। बाकी आप देख सकते हैं कि सब बहुत सस्ते मटेरियल्स हैं। तो ये नहीं हुआ, ये भी रिकॉल हो गया। बस हल्का सा बना दो, ठीक है। स्क्रीन पर ठीक है, डॉट बनाना ज़्यादा जरूरी। ये रिकॉइल हो गया, ये भी रिकॉइल हो गया। यहाँ पे हाँ हाँ है। ठीक है, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिकॉइल हो रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक क्लासिकल पार्टिकल भी है। तो वहीं पे लगाना, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उस पर स्क्रीन पर होता है। तो स्क्रीन पर आप ज़्यादा ध्यान दें, और बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो अटक गया, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा एक एनालॉग एक्सपेरिमेंट है जिसे आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई हीटिंग फिलामेंट होना चाहिए, उसमें से सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए तभी आप कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको फाइंड करना आना चाहिए कि इसका हम इससे दूसरा एक्सपेरिमेंट किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा पैटर्न बन रहा है, हम देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये भी रिवॉल्व हो गया, ये भी। अच्छा, एक बात और यहाँ पे आप नोट कीजिए कि जो बलजीत यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक ऑब्जर्वर की तरह यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो इस स्लिट के पास ऑब्जर्वर रहेंगे, तो जैसे ही कोई पार्टिकल यहाँ पास होता है तो ये देख रहे हैं कि पार्टिकल को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जर्वर, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। लग गया। ठीक है, ठीक है। और देखिए कि ये जो बाकी के मेरे पास मार्बल बॉल्स हैं, इन सबको मैं एक साथ इस पर शूट करने की कोशिश करूंगा। और आप एक बार स्क्रीन पर देखिए कि जहाँ जहाँ आपको लगे कि डॉट लगाना चाहिए, ठीक है ना। एक बार आप जब भी पढ़े स्क्रीन पर जाके मार्बल बॉल्स तो देख लीजिएगा। तो मैं इसको शूट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ी सी करूँगा। तो 1 2 एक इधर थी, 2-3 इधर थी। हाँ, जहाँ जहाँ आपको याद हो, जहाँ जहाँ हिट हुई थी वहाँ आप ड्रॉ कर दीजिए। ये यहाँ पे होती। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक करवा आप पढ़ी रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम बार बार ढालेंगे। अब सेम एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करेंगे। इस बार आप स्क्रीन पर देखिएगा, मैं इसे डॉट लगाने के लिए नहीं कहूँगा, आप स्क्रीन पर देखिएगा और फिर पॉज करके बाद में देख लीजिए कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन जाके पड़ते हैं। तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ फायर किए जाते हैं, ठीक है। 1 2 3। ओके, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। अब जो हमें पैटर्न मिला है इसको हम एनालाइज करते हैं।
ओके, तो लेट्स सी पैटर्न कैसा बना है और किस तरह से बना है। तो ये डबल स्लिट से इलेक्ट्रॉन पास किए कराए गए थे, यानी कि स्टील बॉल्स, और ये उसके पाथ से जो मस्जिद ने कुछ पाथ इसके ड्रॉ किए हैं। और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जहाँ जहाँ पार्टिकल हिट हुए थे, तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं है। हालांकि जो बीच में जो ये हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी जरूर है, ठीक है ना। और देखिए ये इस तरह कुछ लगभग यहाँ कुछ इस पार्टिकल्स, देखिए इंटेंसिटी आप इसे एक ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स हिट हुए हैं ऐसे ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में हमें ज़्यादा पार्टिकल्स हिट हुए दिख रहे हैं, साइड में कम और इधर कम, थोड़े कम, ठीक है। तो ये कुछ एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जैसा है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरह कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर प्रेजेंट रहता है स्लिट के पास, तो जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का वो कोलैप्स हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वेव की तरह नहीं बल्कि एक पार्टिकल की तरह वर्क करते हैं और एक सिंपल पैटर्न बनाते हैं। किसी भी तरह कोई इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाई नहीं देता। ये आप इस सिंपल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझ सकते हैं। तो देखिए इसे दूर से देखें तो आपको एक लगभग यूनिफॉर्म इंटेंसिटी दिखाई दे रही होगी, किसी भी तरह कोई इंटरफेरेंस पैटर्न टाइप का आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये हमने कुछ 10 या 20 बॉल्स फायर की थी। यदि आपसे कुछ 100 या 200 बॉल्स फायर करेंगे तो आपको और क्लियरली नज़र आ जाएगा किस तरह का पैटर्न आया था। तो ये जो काम स्टील बॉल्स और स्टोन ने किया था, सेम काम किया गया था ये फोटोन द्वारा। खैर स्टील बॉल्स और स्टोन की तो आप बात एक बार को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फोटोन भाई थोड़ी तो इसे इज्जत रखनी चाहिए थी। इसने वो भी इज्जत नहीं रखी। ये पार्टिकल की तरह इसने बिहेव किया, कभी वेव की तरह कभी पार्टिकल की तरह। तो ये जो इसने दोगलापन जिसे हम कहते हैं दिखाया, तो ये क्यों हुआ, ठीक है। और ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में क्यों हुआ भाई, होना तो कभी भी कर सकते था, कभी वेव बनाता, कभी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता, कभी नहीं बनाता। लेकिन जब ऑब्जर्वर था तब तो नहीं बनाया, और जब नहीं था ऑब्जर्वर तब इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। ऐसा क्यों हुआ? इसे आज तक साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। और कुछ लोग बताते हैं कि मतलब एक जनरल डिस्क्रिप्शन ये है कि हर एक फोटोन का, जैसे हम डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस में कवर करते हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तो एक जनरल जो स्टेटमेंट है क्वांटम फिजिक्स का, जो कि फिलोसफर्स यूज करते हैं, जो दार्शनिक होते हैं यूज करते हैं, वो ये है कि यहाँ पे कुछ भी डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट का मतलब कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। अच्छा, अब हम बात करेंगे फंक्शन की, जिसे हम कहते हैं वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए मेरे पास इस समय ये अच्छी चीज देते हैं ओके। तो मेरे पास ये समय स्टोन है, पत्थर है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा इधर से, ठीक है। तो ये पत्थर है, इस पत्थर को मैं ऊपर फेंकता हूँ, और ऊपर फेंकने वाला आपको पता है क्या होगा, ये दोबारा से गिर के मेरे हाथ में आ जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है। अब ये जो पत्थर ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो इसने जो इतनी यात्रा तय की, ठीक है ना, इसने जो इतनी यात्रा तय की, इसको यदि हमें लिखना है गणित की भाषा में तो किस तरह से लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे, आपको पता है जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, u इंटू टी प्लस हाफ जी हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि हमने किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंका था उसे, तो मान लेते हैं हमने सिर्फ फेंका था 10 की स्पीड से, और यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 9.8 होता है, हम 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ गया, ये उस पत्थर का डिस्क्रिप्शन आ गया कि यदि आप किसी टी टाइम पर पत्थर को देखें कि पत्थर का जो डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम पर कितना होगा, ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा। तो ये क्या है, ये पत्थर जो मोशन कर रहा है ये उसके बारे में है। ये पत्थर मोशन कर रहा है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। अब क्योंकि एक क्लासिकल सिचुएशन के लिए लिखा है, और यदि हमें ये सेम किसी क्वांटम पार्टिकल के लिए लिखना है या क्वांटम फिजिक्स में ऐसा लिखना है, तो उसके लिए हम ये इस फंक्शन को नहीं ले सकते। उसके लिए हम देखिए, ये भी पोजीशन बता रहा है पार्टिकल की, ये जो पत्थर है इसकी पोजीशन बता रहा है, लेकिन इसे हम किसी क्वांटम पार्टिकल की
पोजीशन पता करने के लिए यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं फंक्शन जिसे कहते हैं वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन क्या होता है इसे हम ओके तो किसी एक क्वांटम पिक्चर में यदि हमें पार्टिकल को लोकेट करना है, उसके बारे में बताना है, तो हम वेव फंक्शन यूज करते हैं। वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं, यही सिंबल होता है। क्योंकि जैसे एक क्लासिकल पीस है, क्लासिकल पार्टिकल है, यदि इसे मैं अपने हाथ में रखता हूँ और कई घंटों तक यहाँ खड़ा रहता हूँ, तो ये जो पार्टिकल है मेरे हाथ में ही रहेगा, तो इसकी एक फिक्स पोजीशन है। लेकिन क्वांटम पार्टिकल्स की कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं होती है, वो किसी भी टाइम बहुत सारी जगहों पर हो सकते हैं। जैसे यदि मैं किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रोड्यूस करूँ तो वो पूरे हॉल में यहाँ से वहाँ तक आपको मिलेगा। मतलब ऐसा यदि आप उसे जब तक ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, जब तक उस पर कोई भी मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, जब तक वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से लेकर और उधर तक हर जगह इक्वल प्रोबेबिलिटी से मिलेगा। ठीक है, तो क्वांटम पार्टिकल किसी भी समय कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक और अजीब बात है एक क्वांटम फिजिक्स की, कि एक पार्टिकल एक समय बहुत सारी जगहों पर हो सकता है। तो ये जो बात थी कि बीइंग एट मोर देन वन प्लेसेस एट द सेम टाइम, ये काफी अजीब बात थी। तो साइंटिस्ट ने भी जो थे, जो 19वीं सेंचुरी के आसपास वर्क कर रहे थे इस पे, उन्हें भी ये बात काफी अजीब लगी। तो खैर जो है वो है। अब ये जो वेव फंक्शन है, ठीक है ना, ये इससे हम एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं कर सकते पार्टिकल की, क्योंकि किसी भी क्वांटम पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों, ये हम आगे देखेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। खैर तो हमें पोजीशन पता करनी है, तो पता क्या करें, तो हम पता करते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिस्टिक पोजीशन, यानी कि संभावित उसकी पोजीशन। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है ना, पार्ट यहाँ से लेकर वहां तक कोई एक पार्टिकल प्रोड्यूस किया गया, यहाँ से लेकर वहां तक के बीच में, और हमने कोई दो पॉइंट चूज करे ए और बी। हमें पता करना है कि क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए और बी के बीच में पार्टिकल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वेव फंक्शन का यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, और कैलकुलेट करके बताएंगे। हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि पार्टिकल की इसके बीच में होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। हम केवल क्वांटम फिजिक्स में इतना ही बता सकते हैं, जहां हम क्लासिकल फिजिक्स में बता सकते हैं कि बॉल को यदि ऊपर फेंके, पत्थर को ऊपर फेंके, तो टी टाइम बाद इस पोजीशन पर होगा, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के साथ ऐसा नहीं है। खैर, तो हम क्या करते हैं, फिर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि ये जो साई है, मान लीजिए ये जो वेव फंक्शन है, ये r का फंक्शन है। r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो ये जो वेव फंक्शन है वो r का फंक्शन है। अब यदि हमें पता करना है कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था और किधर है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम करते हैं साई r का स्क्वायर dv। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है dp इक्वल टू साई r का मॉड, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म्स में लिखे जाते हैं, इसका स्क्वायर इनटू वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, जो वॉल्यूम है। तो ये इस तरह से होता है। अब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, dp ओवर बाई dv इक्वल टू साई r का स्क्वायर। ये जो हो जाता है, यदि आप किसी भी टर्म को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो वो डेंसिटी बन जाता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। अब एक सिचुएशन होती है, एक कंडीशन होती है कि पार्टिकल का पूरे स्पेस में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। तो अभी आपने पढ़ा कि किसी भी पार्टिकल की होल स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, यानी कि
यदि हम इसको कंसिडर करें, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये मैथ में यूज होता है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट लगा, इसे इन्हें लिमिट्स कहते हैं। ये लिमिट लगाने का मतलब है कि आप पूरे स्पेस में ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये इस तरह से होता है। अब मान लीजिए कि यदि वेव फंक्शन का कोई कांस्टेंट होता तो ये जो टर्म है ये 1 नहीं आता, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वेव फंक्शन इस तरह से होता, साई आर इक्वल टू सी ए पावर माइनस साई ए, इस तरह से कोई वेव फंक्शन होता जो कि बस एक्स कोऑर्डिनेट में है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस टाइप के वेव फंक्शन पर, जो कि जिसका इंटीग्रल होल स्क्वायर में 1 आता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, साई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। ये कंडीशन सबसे पहले उस पर इम्पोज की जाती है किसी भी वेव फंक्शन पे, ये सबसे पहले कंडीशन आपको लगानी है, ठीक है। अब यदि इस वेव फंक्शन को लें, तो यदि आप उसको रखें तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और क्योंकि ये क्या हो जाएगा, देखिए सी स्क्वायर ए की पावर माइनस गामा एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए सी और ए दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो ये दोनों ही बाहर आएंगे, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमें सी ए के होल स्क्वायर की ऐसी वैल्यू चूज करनी है या यहाँ से कैलकुलेट करनी है जिससे कि ये जो इंटीग्रल है ये सेटिस्फाई रहे, यानी इसकी वैल्यू 1 ही रहे, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करना था हमें, तो -2 गामा एक्स। तो जैसे क्वेश्चन की कंडीशन दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग फिर हम ऐसे सेट करते हैं, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आती है, ठीक है ना, इसकी कोई ना कोई ऐसी वैल्यू क्वेश्चन देखकर फाइंड करते हैं जिससे कि जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो सके। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिससे कि ये थोड़ी बात क्लियर हो। क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ये रीजन बना हुआ है, ये माइनस इन्फिनिटी या ओरिजिन, ये एक लेंथ है, कोई टनल है जिसकी लेंथ एल है और ये प्लस इन्फिनिटी। तो ये पूरा रीजन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो कि 3 हिस्सों में टूटा हुआ है। पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये और तीसरा हिस्सा ये, ठीक है। अब हमें पूछा गया है कि कोई पार्टिकल इसके बीच में है, मतलब इसके अंदर है कोई पार्टिकल, तो उसकी एग्जैक्टली यहाँ पे तो हमसे पूछा गया कि 0 से लेकर L/2 के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है पार्टिकल की। तो क्योंकि आपको पता है कि 0 से लेकर L तक के अंदर ही पार्टिकल, तो इनकी बीच होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, और फिर क्योंकि हम आधे में पूछ रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी आधी होगी, 50% होगी। लेकिन इसे कैलकुलेट कैसे करें, क्वांटम फिजिक्स का यूज करके। तो आप देख सकते हैं कि जो वेव फंक्शन है लगभग कांस्टेंट है, और यहाँ पे लगभग 0 से ड्रॉप हो गया, यहाँ तक लगभग कांस्टेंट है। तो इस वेव फंक्शन को कांस्टेंट मान सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी c मान सकते हैं या t मान सकते हैं। तो ये जो वेव फंक्शन है इसे हमने एक कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। अब क्योंकि एक कंडीशन हमने बताई थी ये पोज करनी है, साई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1, यानी कि पूरे स्पेस में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। अब पूरा स्पेस लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 साई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 टू L साई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस L टू इन्फिनिटी साई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। ये मैंने कैसे लिखा, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो लिमिट्स हैं इन्हें आप तोड़ सकते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तोड़ा पहले, फिर 0 से L तोड़ा, L से फिर इन्फिनिटी, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो ये आने वाला है। अब देखिए क्योंकि पार्टिकल इधर तो है नहीं,
तो इस वाले इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो 0 होने वाली है, तो इसको हम काट देते हैं क्यों, और L के उस साइड भी नहीं है तो इसको भी हम काट देते हैं, बचा केवल ये, इसको हम लेते हैं। तो इसको हम लिखते हैं इधर लिखते हैं, तो क्या बचा 0 to L साई x का स्क्वायर यानी कि वेव फंक्शन का स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर है dx इक्वल टू 1। c स्क्वायर क्योंकि कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो c स्क्वायर और बचा अंदर dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो x और इसकी लिमिट 0 to L इक्वल टू 1। अब एक बार की जगह हम x की जगह L रखेंगे और x की जगह 0 रखेंगे और माइनस करेंगे, तो क्या आ गया c स्क्वायर इंटू L इक्वल टू 1। तो c क्या आ गया अंडर रूट 1 ओवर बाय L। तो अब देखा c की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब चेक कर सकते हैं, तो ये जो वेव फंक्शन है ये वाला ये 1 आएगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके बीच में, 0 से L/2 के बीच में, तो निकालते हैं 0 से L/2 साई x स्क्वायर dx। आप मैं से आगे 1 नहीं लिखूंगा, 1 तब लिखता जब पूरे स्पेस में करता, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कब 1 लिखना है कब नहीं। अब देखते हैं 0 से L/2 साई x स्क्वायर क्या है c का स्क्वायर, और c का स्क्वायर क्या है 1 ओवर बाई L, तो 1 ओवर बाई L और dx। इसे जब आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 1 ओवर बाई L बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 0 से L/2 और dx का इंटीग्रेशन x, तो x में एक बार L/2 एक बार 0, तो L/2 एक बार 0, तो L/2 बचेगा, ये क्या आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के इस रीजन में पाए जाने की वो है 0.5, ठीक है। अब ये हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को एग्जैक्टली क्यों नहीं बता सकते क्वांटम फिजिक्स में, इसको हम समझते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम को हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ये वर्नर हाइजेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्हें 22 साल की उम्र में नोबेल प्राइज मिला था, तो सबसे यंग थे वो जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, तो उन्होंने ये फॉर्मुलेशन किया था। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखते हैं क्वांटम फिजिक्स में, और कुछ उसके डेमोंस्ट्रेशन भी हम करेंगे कि किस तरह से हम उसे एक्सपेरिमेंटली विजुलाइज कर सकते हैं।